बहुत से जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो प्रशासन के ऊपर दबाव बनाते हैं कि वो आपने एक बाइक पकड़ ली है, उसने हेलमेट नहीं लगाया है, छोड़ दीजिए। हमें इन सारी चीज़ों से पीछे हटना पड़ेगा। ओवरलोड ट्रक के ऊपर मुझे लगता है कि एक बहुत कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्या वहां कट खोलने से हादसों पर लगाम लगेगी? जो वाहन स्वामी हैं वो इतने बेशरम हो चुके हैं, इतने निर्लज हो चुके हैं, उनके अंदर से मानवता नाम की चीज समाप्त हो चुकी है। वो अपने लाभ के लिए एक परिवार के चिराग को, एक परिवार के सदस्य को, ऐसे सदस्य को जो उस परिवार का अभिभावक है या फिर एकमात्र वही है जो उस परिवार को चला सकता है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर लोगों को अपमानित महसूस होता है। अगर हेलमेट पहन रहे हैं तो हम छोटे आदमी हैं, सीट बेल्ट लगा रहे हैं तो हम छोटे आदमी हैं। ये सारे भाव हमको निकालने पड़ेंगे। मुसलमानों में कांग्रेस ने एक भ्रांति फैला रखी है, भारतीय जनता पार्टी एक भ्रम फैला रखा है भारतीय जनता पार्टी। अटल जी कहते थे क्या हार में क्या जीत में कंचित नहीं बैठे। तो हम लोग को हार वार से कोई डर नहीं, क्या हारना क्या जीतना। आपको अपने आप को जिंदा रखना है तो आप व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, यही कारण और कोई कारण नहीं है। आपको अपनी नाकामी छुपाने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के सत्ताधारी नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करिए और आम जन को, शिक्षा की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाइए। साथियों नमस्कार, बेबाक चर्चा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवल किशोर। आज हमारे साथ युवा नेता हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं विवेक दीप सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विवेक भैया। धन्यवाद नवल भैया। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और बेबाक चर्चा के मैं सभी दर्शकों का, आपका और विशेष करके जो आपके इस चैनल को खड़ा करने वाले जो हमारे रावत जी, उनका मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। आज विवेक दीप सिंह के आवास पर हम पहुंचे हैं और कई सवाल जो हैं वो मेरे आपसे हैं। किच्छा में एक काफी बड़ा मुद्दा चल रहा था रोड एक्सीडेंट को लेकर, जो सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे थे उसको लेकर। कहीं ना कहीं प्रशासन ने अब कदम उठाते हुए कट तो बंद कर दिया, लेकिन अब सवाल बड़ा ये है, क्या कट बंद करने से वो हादसे रुक जाएंगे? इसी पर नवल भैया, मुझे लगता है कि जो रोड एक्सीडेंट का जो विषय था ये बहुत बड़ा विषय है और ये सिर्फ और सिर्फ किच्छा के लिए नहीं, मुझे लगता है पूरे देश भर में इसके लिए जो भी समाज सेवी लोग हैं, जो भी राजनीतिक लोग हैं, उन सबको आगे बढ़कर एक जन जागरण का काम करना चाहिए। हमारे में से ही बहुत से जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो प्रशासन के ऊपर दबाव बनाते हैं कि वो आपने एक बाइक पकड़ ली है, उसने हेलमेट नहीं लगाया है, छोड़ दीजिए। हमें इन सारी चीजों से पीछे हटना पड़ेगा। हमें अपने लोगों को समझाना पड़ेगा कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो आप दंड भुगतने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जान से बड़ा कुछ नहीं है। हम ही अपने, मैं अगर वास्तविकता में कहूं तो ये मेरी गलती है और मेरे जैसे अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनकी गलती है, जिनकी वजह से ये हादसे बढ़ते हैं। अगर मैं पहले दिन ही कोई व्यक्ति, अगर मुझे कोई युवा, कोई भी व्यक्ति मुझे फोन करके कहता है कि भैया जरा एक काम करिए, जरा फोन करके कह दीजिए मैंने हेलमेट नहीं पहना था इसलिए मुझे छोड़ दिया, तो ये वहीं से जन जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है। मुझे लगता है कि हम लोग को अपने आसपास के क्षेत्र में, हम जहां पे भी जनसंपर्क में जाते हैं, जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं, जहां पे संभव है कि हम 4 लोगों को बैठाल के समझा पाए, आने वाली पीढ़ी को समझा पाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये यातायात के कारण जो दुर्घटनाएं घट रही हैं, परिवार के परिवार खत्म हो जा रहे हैं, किसी परिवार का मुखिया खत्म हो जा रहा है, किसी परिवार का इकलौता चिराग खत्म हो जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जन जागरण करने की आवश्यकता है। और ये जो कट आपने कहा कि हाँ, वो जन जागरण का ही अभाव है कि लोग इतनी जल्दी में रह रहे हैं, अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया है कि एक तरफ गाड़ी भी चला रहे हैं, उधर फोन पर भी बात कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं है। इतना व्यस्ततम लोगों का जीवन हो गया है, तो थोड़ा सा जन जागरण करने की भी आवश्यकता है। प्रशासन के सामने भी एक चुनौती बनी रहती है कि एक तरफ प्रशासन चाहता है कि हाँ भी हम यातायात के नियमों का पालन करवाएं, दूसरी तरफ वहीं मैं सिर्फ विपक्ष को नहीं कहूंगा कि विपक्ष के लोग तो ज्यादा दबाव बनाने का प्रयास करते हैं प्रशासन के ऊपर, अनर्गल कुछ सत्ता दल के भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो प्रशासन के ऊपर दबाव बनाते हैं कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन मेरा मानना है कि जो भारत का संविधान अलाउ करता है, जो यातायात नियम अलाउ करते हैं, उन नियमों के अनुसार हम लोग को चलना चाहिए और वही उन्हीं नियमों का मापदंड मान के हम लोग को चलना चाहिए। कहीं ना कहीं इन हादसों में जो बड़ा एक पॉइंट रहता है वो ओवरलोडिंग ट्रक की वजह से रहता है, और उसी से जितने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं
उन्हीं के कारण हो रहे हैं, लेकिन उस पर भी लगाम जो है अब वो नहीं लगाई जा रही है। ओवरलोड ट्रक का विषय बीच में क्या कहते हैं, मैं सुन रहा था कि ओवरलोड ट्रक के चक्कर में क्या कहते हैं एक एक्सीडेंट हुआ। ओवरलोड ट्रक के ऊपर मुझे लगता है कि एक बहुत कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। प्रशासन इधर कार्रवाई करता है, इधर आपने देखा होगा, आप कहीं पे किसी भी थाने चौकी या कहीं जगह जाएंगे, वन विभाग हो गया, खनन से जुड़े विषयों में वन विभाग है, वरना आरटीओ है, पुलिस है, ओवरलोड गाड़ियों पे लगातार कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो वाहन स्वामी हैं वो इतने बेशरम हो चुके हैं, इतने निर्लज हो चुके हैं, उनके अंदर से मानवता नाम की चीज समाप्त हो चुकी है। वो अपने लाभ के लिए एक परिवार के चिराग को, एक परिवार के सदस्य को, ऐसे सदस्य को जो उस परिवार का अभिभावक है या फिर एकमात्र वही है जो उस परिवार को चला सकता है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। पुलिस का डर भी समाप्त हो चुका है। पुलिस का डर समाप्त हो चुका है मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो लाभ में इतना ज्यादा घुस चुके हैं कि उनको लगता है कि हाँ, प्रशासन अगर मेरी गाड़ी बंद कर देगा तो उससे ज्यादा लाभ मैं तब भी कमा लूंगा एक बार गाड़ी छुड़वा के। अगर मैं 3 बार, 2 बार, 1 बार मुझे अवसर मिल गया चोरी करने का, मैं चोरी करके निकल जाऊंगा, तो मैं उससे इतना कई गुना ज्यादा कमा लूंगा कि अगर मेरी गाड़ी पकड़ी भी जाएगी उसके बाद तो भी मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे लगता है इसी प्रकार की कुछ चीजें होंगी। लेकिन अब ये जो है, कई हादसे इस रोड पर हो गए हैं, खास करके दरऊ चौक पर, लेकिन अब प्रशासन ने उसको कट को पूरी तरीके से, जन को भी, हाँ, कट वाला विषय है, आप बताइए। हाँ, कट जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया, लेकिन आगे जो है प्रशासन ने टीम के साथ मिलकर आगे कट खोल दिया। क्या वहां कट खोलने से हादसों पर लगाम लगेगी? हाँ, मुझे लगता है, देखिए, जहां चौराहा है, अगर चौराहों पर अगर आपके कट बिल्कुल मानकों के अनुरूप नहीं है तो वहां दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी। जो आपका अंबेडकर चौक, जो पूर्व अंबेडकर चौक जो था, वहां पर जो कट था वो मुझे लगता है कि वो व्यवस्थित नहीं था, चारों तरफ से ओपन था। एक व्यक्ति को जल्दी थी बरेली जाने की, एक व्यक्ति को जल्दी थी रुद्रपुर जाने की, एक व्यक्ति को जल्दी थी अपने गांव पहुंचने की, एक व्यक्ति को जल्दी है अपने कारोबार, अपनी दुकान पे पहुंचने की। तो वो जो उस जल्दी की जो होड़ है, उस जल्दी की होड़ में लोग ऐसा गलत निर्णय लेते थे कि एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना। तो आप मान रहे हैं कि ये जो जितने भी हादसे हो रहे हैं जल्दबाजी के चक्कर में हो रहे हैं, और उसके पीछे जो अब प्रशासन, जो आपने बताया कि 200 मीटर इधर और 200 मीटर इधर जो कट खुला है, आप देखिएगा बहुत बड़ी कटौती आएगी इसमें दुर्घटनाओं की। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे कहूंगा कि लोगों को यातायात के नियमों का भी पालन करना चाहिए और थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए। हम सामने से कोई गाड़ी आ रही है, हम जल्दीबाजी ना करें, ये दोनों तरफ से वो है। मैं बीच बीच में, आप जब कहीं बाहर जाएं, आप विदेश जाइए या फिर आप दिल्ली जाइए, वहां पे आप देखिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मौका देता है कि नहीं आप चलिए। हमारे यहाँ यातायात के नियमों का पालन करने में ऐसा लगता है कि लोगों को अपमानित महसूस होता है। अगर हेलमेट पहन रहे हैं तो हम छोटे आदमी हैं, सीट बेल्ट लगा रहे हैं तो हम छोटे आदमी हैं। ये सारे भाव हमको निकालने पड़ेंगे। अगर कोई गाड़ी आ रही है उस तरफ से तो हम हॉर्न देके कि तू रुक, हम निकलेंगे पहले, ये भाव निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, कोई गाड़ी अगर उधर से एक फ्लो में आ रही है, आप उसे निकलने दीजिए, उसके बाद फिर आपको मौका मिलेगा, फिर आप आराम से मोड़िएगा, आराम से आप जाइएगा। क्योंकि जो हमारे अंदर जो ये भाव आ रहा है कि मैं पहले और मैं बड़ा तो तुच्छ, ये भाव समाप्त करिए। इसी भाव के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और इसी भाव के कारण हम अपना जीवन खोते हैं और हमारा परिवार भुगतता है। यातायात की बात हो रही है तो यातायात पे बात करते हैं, लेकिन किच्छा में यातायात व्यवस्था बिल्कुल ठप नजर आती है। जिस तरीके से अगर आप मार्केट में अगर पैदल निकलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि शाम के समय अगर आप पैदल निकल पाएंगे तो आपके लिए चलना बड़ा वहां आसान हो जाएगा, क्योंकि चौड़ीकरण मार्केट में नहीं है। हाँ, किच्छा की रोड अगर आप देखेंगे अन्य शहरों के मुकाबले तो पहले से बहुत चौड़ी है। आप गदरपुर जाकर देखिए, गदरपुर में अब जाके वहां पे क्या कहते हैं रोड चौड़ीकरण का काम हुआ है। आप रुद्रपुर जाकर देखिए, रुद्रपुर की जो मेन बाजार है, जो किच्छा की मेन बाजार आपके सामने ही है, किच्छा की जो मेन बाजार है वहां पे शुरू से डिवाइडर रहा। अगर आप देखेंगे तो रुद्रपुर की जो मेन बाजार है वो क्या कहते हैं, वहां पे अभी तक कोई डिवाइडर नहीं है, वहां पे सीधे सीधे क्या कहते हैं रोड है। तो किच्छा की बाजार पहले से बहुत ज्यादा व्यवस्थित रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि अभी और जन जागरण की आवश्यकता है, व्यापारियों से कहने की आवश्यकता है कि ये जो ग्राहक हैं इनको आप भगवान मानते हैं और भगवान के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।
हमारा ग्राहक जब हमारी दुकान पे आए तो हमारी दुकान के आगे हम इतनी जगह छोड़ें कि भाई मोटरसाइकिल खड़ी हो जाए, गाड़ी खड़ी हो जाए, कोई व्यक्ति आराम से शॉपिंग कर पाए, कोई व्यक्ति अपना बेफिक्र होकर आए और खरीदारी करे। वहाँ पे थोड़ी कमी हमारे जो व्यापारी हैं उनको भी थोड़ा-सा क्या कहते हैं व्यवस्था बनाने में प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और जो ग्राहक हैं, जो आमजन हैं, उनको भी व्यवस्था बनाने में व्यापारियों का और प्रशासन सबका सहयोग कहीं ना करना कहीं चाहिए। इसी बीच अतिक्रमण भी जाम की समस्या मार्केट में बनता है। हाँ, कुछ लोगों ने वहाँ पे सारे व्यापारियों को तो आप देखिए सारे व्यापारी तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे हैं, मानिए 20 दुकान पे आप चल रहे हैं, एक दुकान ऐसी है जिसने पूरा का पूरा अतिक्रमण रोड पे कर रखा है। मैंने बहुत सी दुकानें किच्छा में देखी हैं, जो बहुत छोटी-छोटी दुकानें हैं, लेकिन वो अनुशासित रूप से अपना व्यापार करते हैं। उनका सारा सामान दुकान के अंदर है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दुकान इतनी बड़ी है, लेकिन वो मन से इतने छोटे हैं कि उसके बावजूद भी उनकी दुकान जो है रोड पर है। तो उन लोगों को अनुशासन में आना चाहिए क्योंकि आप जो करना था आपने कर दिया। अब आने वाली पीढ़ी को अच्छा दिखना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को व्यवस्थित और अनुशासित अनुशासित बनाकर चाहिए। अच्छा, इसी बीच मेरा एक सवाल और है। कहीं ना कहीं किच्छा की राजनीति बहुत ऊपर लेवल पर चली गई है और एक नया मोड़ पर ले जा रही है। सिरौली कला को लेकर चुनाव भी रुका हुआ है। इस मामले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता बीच में पिस रही है। देखिए किच्छा का चुनाव मुझे लगता है कि जो पूरे प्रदेश में चुनाव हुआ तभी हो जाता है, लेकिन कांग्रेस इस विषय पर चाहती ही नहीं थी कि किच्छा का चुनाव हो। कैसे? कांग्रेस को पता था कि सिरौली और किच्छा अगर अलग अलग क्षेत्र में होंगे, सिरौली अगर नगर पंचायत होगी, किच्छा नगर पालिका अलग होगी, तो कांग्रेस की जीत जो है वो किसी भी कैसे भी करके संभव नहीं है। उन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीती हुई है, क्योंकि मुसलमानों में कांग्रेस ने एक भ्रांति फैला रखी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, एक भ्रम फैला रखा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, एक भय का माहौल बना रखा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो उनको लगता था कि अगर किच्छा और सिरौली एक होकर अगर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी, कांग्रेस चुनाव जीतेगी। हम तो उस स्थिति में भी तैयार थे, उस स्थिति में भी हम पहले भी चुनाव जीते हैं, जो जायसवाल भाई चुनाव जीते हैं। लेकिन हमारा मन था कि कांग्रेस के कुछ क्या कहते हैं जो जनप्रतिनिधियों की, जो कांग्रेस के नेताओं की जो एक मंशा थी ना कि मुसलमानों को वोटर बने रहने दो, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा सोचा। उन्होंने कहा कि सिरौली को नगर पंचायत करते हैं, सिरौली का अपना एक अध्यक्ष होगा, सिरौली का अपना एक मत होगा, सिरौली अपने मत को अपने अनुसार खर्च करेगी, अपने लोगों के बीच में खर्च करेगी। नहीं तो क्या भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं लगता था कि सिरौली अगर होगी तो हम हार जाएंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी हार के डर से चुनाव में नहीं उतरी। अगर हम हार के डर से होते तो हम यानी कि आप उठाकर देखिएगा, एक सीट से लेके भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुंची है, वो हार देख देख कर ही पहुंची है। अटल जी कहते थे क्या हार में क्या जीत में, कंचित नहीं भयभीत में। तो हम लोग को हार वार से कोई डर नहीं लगता है, क्या हारना क्या जीतना। एक बात आइए, हम लोग कोई दुकान चलाने थोड़ी आए हैं, समाज की सेवा करने के लिए आए हैं, नव भारत निर्माण के लिए आए हैं, राष्ट्र की सेवा करने आए हैं, माँ भारती की सेवा करने के लिए आए हैं। क्या हार क्या जीत। मैं कर पाऊंगा अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे आप करेंगे। मेरी अगर मंशा अच्छी होगी तो मैं जीतूंगा। आज अगर भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला है माँ भारती की सेवा करने का, तो उसके पीछे क्या है, यही भाव तो है। आम जन को यही तो लगा नहीं, दूसरे दल से अच्छी भारतीय जनता पार्टी की नीति है, रीति है, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया। कोई हम लोग प्राइवेट लिमिटेड पार्टीज नहीं है, हम लोग कोई कारपोरेट पार्टीज नहीं है, हम लोग तो सेवा भाव वाली पार्टी है। फिर किच्छा में राजनीति विकास की क्यों नहीं होती? विकास की ही हम लोग करने, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, हम लोग विकास की राजनीति करना चाहते हैं, हम लोग विकास की राजनीति करना चाहते हैं। कांग्रेस बार बार इसको तुष्टिकरण की राजनीति में लाती है और कांग्रेस के पास एक बहुत अच्छी तकनीक है। वो लोग झूठ को इतना अच्छे ढंग से बोलते हैं कि अगर हम अपने सच को बोलते हैं तो वो अपने झूठ को हमारे मुंह में डाल देते हैं। हम लोग तो स्पष्ट हैं, हमें हर एक के लिए काम करना है, बिना किसी भेदभाव के काम करना है। जो राष्ट्र भक्त है, जो राष्ट्र की सेवा करना चाहता है, वो हमारे साथ चले। जिसको संदेह है कि भी भारतीय जनता पार्टी रीति नीति समझनी है, वो हमसे आके समझे। हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं है। कांग्रेस को भेदभाव है, अन्य दलों को भेदभाव है, कोई जाति में फंसा हुआ है, कोई धर्म में फंसा हुआ है। हम लोग स्पष्ट हैं,
जो भारत के साथ है हम उसके साथ हैं। अच्छा, किच्छा में लगातार देखा जाता है कि कहीं ना कहीं राजनीति विकास पर नहीं होती, राजनीति में पर्सनल अटैक ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ये किच्छा में अक्सर लगभग मेरे ख्याल से 15 दिन या 20 दिन जाते होंगे, एक मामला नया खड़ा हो जाता है और पर्सनल जब अटैक एक दूसरे पे। जनप्रतिनिधियों के पास हम्म, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि हम्म, जो भी कारण रहा नहीं बन पाए, ना विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम्म, ना इस समय तो प्रशासक हैं, हम्म, पर इससे पहले नगर पालिका अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, कांग्रेस के थे। इन लोगों के पास विकास का कोई विषय ही नहीं था। जब आपके पास विकास का कोई विषय नहीं होगा तो आप व्यक्तिगत राजनीति में उतर जाएंगे। आपको अपने आप को जिंदा रखना है तो आप व्यक्तिगत हमले करने लग जाएंगे। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। आपको अपनी नाकामी छुपाने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के सत्ताधारी नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करिए और आम जन को, किच्छा की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाइए। अरे आइए ना मैदान में, हमारा छोटा सा कार्यकर्ता अगर इस बार आपको हरा के ना रख दे तो कहिएगा। चुनौती दे रहे हैं। चुनौती दे रहे हैं, आइए हमारा छोटा सा कार्यकर्ता, कोई भी हम्म, हमारा कोई भी छोटा सा कार्यकर्ता अगर वो चुनाव में ना जीते तो आप कहिएगा, कोई भी। विवेक दीप सिंह ये चुनौती दे रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं कोई भी हमारा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और जीतेगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। जो इनकी व्यक्तिगत यानी कि किच्छा के विकास, किच्छा ने अवसर दिया है, किच्छा ने आपको अवसर दिया है। आप जब रुद्रपुर से 2 बार चुनाव हारने के बाद किच्छा आए तो किच्छा के लोगों ने आपको प्रेम दिया, स्नेह दिया, तब आप किच्छा में बैठे हैं। आपको व्यक्तिगत हितों और व्यक्तिगत राजनीति, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बच के आप किच्छा के विकास की राजनीति करनी ये चाहिए। एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से ही है। जब आप मुझे कुछ कहेंगे तो मैं कुछ बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, आप मुझे बताइए। अगर आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे तो मुझे भी तो खंडन करना पड़ेगा, मुझे भी तो कहना पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा? आम किच्छा के भोले भाले लोगों को तो ऐसा लगेगा ना विवेक दीप सिंह गलत है। विवेक दीप सिंह को बताना पड़ेगा, अगर कोई विवेक दीप सिंह के खिलाफ कोई बात करता है तो विवेक दीप सिंह को मुखर होकर बोलना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति क्या देख रहे हैं किच्छा में? वर्तमान स्थिति बहुत खराब है। सरकार, हम लोग लगे हुए हैं किच्छा के विकास के लिए, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती है किच्छा का विकास हो। कांग्रेस आम जन के बीच में एक बार बार प्रचार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध प्रचार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरुद्ध प्रचार कर रही है। उनका कहीं से कहीं तक फोकस नहीं है किच्छा के विकास के लिए। जो भी नीतियां आ रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी पारदर्शिता के कारण आ रही है। उन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पारदर्शिता पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शिता वाली धामी सरकार हर तरफ विकास चाहती है, इसलिए नीतियां आ रही है। वरना कांग्रेस का तो आप देख लीजिए, कांग्रेस का आप उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर आके बोल दे कि इस मुद्दे पर हम मुखर होकर बोले, किसी मुद्दे पर नहीं है वो लोग, किसी भी मुद्दे पर नहीं है। यातायात की व्यवस्था हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग मुखर होकर बोलते हैं, कांग्रेस नहीं बोलती है। कोई भी व्यवस्था हो, कहीं अव्यवस्था हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्या कहते हैं, आज पक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उन लोगों के ऊपर लगाम लगाने का काम करते हैं जो लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो यहाँ पे तो जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो लोग तो कोई किच्छा के आम जन के विकास के लिए, आम जन की भावनाओं से उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ व्यक्तिगत राजनीति में पड़े हुए हैं, सिर्फ व्यक्तिगत राजनीति। और एक वो कहते हैं ना कि एक वोट बैंक, जो मुस्लिम वोट बैंक कहिए, उनको भरमा के कि बस हमारे पास तो ये 15, 20, 25 हजार वोटर हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये तो हम ही को वोट करेंगे। तो 2027 के लिए भाजपा तैयार है? भाजपा हर एक चुनाव के लिए तैयार है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, भाजपा हर एक चुनाव के लिए तैयार है। नवल भैया, मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, अभी क्या कहते हैं, कांग्रेस को पता चल जाएगा। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को पता चल गया, 12 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, कांग्रेस को पता चल गया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी विज्ञा कर रहे थे, मैंने तब भी कहा था भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। मैं फिर कह रहा हूं, विधानसभा चुनाव में पहले भी हमने रिकॉर्ड तोड़ा था, इस बार फिर हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और जिस भी कारण से पिछली बार हम लोग रह गए थे, इस बार नहीं रहेंगे। और नगर निकाय चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीतेगी। चलिए, ये तो किच्छा का विषय रहा, लेकिन एक आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया, जिसने सुना उसकी रूह कांप गई।
उस आतंकी हमले पर विवेकदीप सिंह क्या कुछ कहना चाहें? बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से मैं फेसबुक, सोशल मीडिया, सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी और मेरे जैसे, मुझे लगता है यानी पूरे भारत ने देखा। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला, न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें पता चला कि जो घटनाएँ घटीं, हम्म, अब कुछ लोगों ने इस पे कहा कि नहीं ये गलत बात है कि आप इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं कि धर्म जान के। हम्म, फिर उसमें मैंने देखा कि अच्छा के कुछ लोग पता नहीं कौन-कौन से अनर्गल बातें करने लग गए। आप इतने सेंसिटिव विषय को उससे जोड़ रहे हैं। विवेकदीप सिंह गलत है तो क्या दूसरा व्यक्ति भी गलती करेगा? विवेकदीप सिंह गलत है तो आप बताओ कि विवेकदीप सिंह गलत है। आप भी गलती मत करो। वहां पे अगर कोई गलती कर रहा है तो आप भी गलती करोगे। आप पहलगांव हमले के पक्ष में आके खड़े हो गए। अगर आप उस बात का खंडन कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप पहलगांव हमले के पक्ष में ही तो आकर खड़े हो गए। वहां पे धर्म पूछ के गोली मारी। लेकिन जब धर्म पूछ के गोली मारने की जो घटना है अब वो सामने आई तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पे भी सवाल खड़े होने लगे, बिल्कुल, क्योंकि मैं फिर भाजपा आपसे सरकार में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है? आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा। मैं इस कमरे में अकेले हूं, आप इस कमरे में अकेले हैं, आप मेरे साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन सरकार की रीति नीति जब आप जाएंगे तो वो तो जब क्या कहते हैं कानून व्यवस्था की बात आएगी तब पता चलेगा ना। इस समय आप अकेले, मैं अकेले बैठा हूं, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। एक कमरे में मैं और आप बैठे हैं, सैलानी वहां पर घूमने के लिए गए हैं। आतंकवादी कोई व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे इनके साथ कुछ गलत करना है तो कोई गलत कर देगा, कोई गलत कर देगा, लेकिन पता चलेगा अब उनको। और मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे जो तथाकथित जो सेक्युलर जो लीडर्स है ना, ये बहुत बड़ा कारण उनके कारण है। बहुत बड़ा कारण उनके कारण है। आज से हो रहा है क्या कश्मीर में? कोई आदमी कोई निकला, कोई प्रोटेस्ट करने के लिए निकला कश्मीरी पंडितों के लिए? कौन सी घटना है? एक बार की घटना है क्या? उस व्यक्ति को भी सलाम है, उस व्यक्ति को भी प्रणाम है जिस व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई। वहीं का एक स्थानीय कश्मीरी युवक था, मैं देख रहा था, उसकी मार हो रही थी, उसको भी नमन है। उसने सैलानियों को बचाने के लिए, हर व्यक्ति नहीं चाहता कि भी गलत हो, लेकिन जो व्यक्ति इस घटना के बाद खुश है, जो व्यक्ति इस घटना के बाद, कोई व्यक्ति अगर इस घटना के बाद अपना रोष व्यक्त कर रहा है तो उसका खंडन कर रहा है, वो व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि वो भारत के संविधान पे विश्वास करता है और भारतीयता पे विश्वास करता है। उसके ऊपर तो अनुशासनहीनता के साथ साथ देशद्रोह की भी कार्रवाई होनी चाहिए। और कश्मीर में जो ये घटनाएं घट रही हैं, इसका अब आपको दिखाई देगा। पहले एक बार हुआ, दो बार हुआ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से ये पूरे देश भर में एक क्रम चलता था, गोली मारने का, बम फोड़ने का, सारी चीजें धीरे धीरे करके अब ये कश्मीर तक सीमित था। कश्मीर में भी बहुत अच्छे से लगाम लगा दी थी। अब ये घटना फिर घटी है। अब आप देखिएगा, इस बार बचेगा नहीं कुछ भी, करने वालों के पास कुछ नहीं बचेगा और ये त्राहिमाम की स्थिति में आ जाएंगे। ये कहेंगे कि जो गलती हमसे हुई अब इसके लिए माफ कर दो। चलिए, तो ये थे हमारे साथ किच्छा से युवा नेता विवेकदीप सिंह, जिससे कई सवाल हमने किए और काफी सटीक उत्तर जो है वो हमें मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद नवल भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आप सभी विभाग चर्चा के साथ, फिर आगे मिलेंगे आप सभी के साथ। धन्यवाद।